जैसे कि गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो इमोर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट था वो श्याओ को ढूंढते ढूंढते फाइनली ग्रीन स्पिरिट रिलम के अंदर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो ग्रीन स्पिरिट रिलम के अंदर एंटर करता है उसको ठीक अपने सामने श्याओ देखने के लिए मिलता है जो कि उसी का इंतजार कर रहा था। जिसके तुरंत बाद जो इमोर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट होता है वो श्याओ के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारी जिंदगी मेरे हवाले कर दो। वही जो श्याओ होता है वो भी अपना वॉइड एल्बर्ट बाहर निकाल लेता है और वो अपना वॉइड एल्बर्ट को लेके इस बंदे के साथ टकराने चले जाता है। जैसे इन दोनों के वॉइड एल्बर्ट एक दूसरे के साथ टकराते एक बहुत जोर का बैंग होता है। इसके फ्रीक्वेंसी के कारण आसपास के जितने भी पहाड़ होते हैं वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाते हैं। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अचानक से जो डिवाइन शाइकिंग स्टोन होता है वो बीच में कूद पड़ता है और कहता है एक मिनट रुक जाओ तुम लोग। जो डिवाइन शाइकिंग स्टोन था वो इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। जिसके बाद वो इमोर्टल पैलेस इनहेरिटेंट की तरफ देखते हुए कहता है क्या क्या सच्ची में तुमने भी अपनी मार्शल डाउ हेवनली आई को ओपन कर लिया है। इसके अंदर कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि तुम्हारे ट्रेजर्स के अंदर इतने सारे स्टोन कोर्स पड़े थे, लेकिन बाय द वे थैंक यू सो मच क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारी उन स्टोन कोर्स का इस्तेमाल करते हुए वांग ने भी अपनी हेवनली आई को एक्टिवेट कर लिया है। चलिए इस वक्त ये जो डिवाइन शाइकिंग स्टोन था वो इमोर्टल पैलेस इनहेरिटेंट के जलेबी पे नमक छिड़कने के लिए आया था। एंड जैसे ये सारी चीजें आसपास के लोग सुनते तो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। वैसे तो इनमें से ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता था कि स्टोन कोर्स होते क्या है, लेकिन जिन लोगों को ये चीज पता थी वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं कि श्याओ को लिटरली स्टोन कोर्स मिल गए एंड वो भी उसके दुश्मन के, और उसके दुश्मन के स्टोन कोर्स की मदद से उसने अपनी हेवनली आई को भी एक्टिवेट कर लिया। ये चीज सुनते ही जो इमोर्टल पैलेस इनहेरिटेंट होता है वो डिवाइन शाइकिंग स्टोन की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, और उसके पूरे बॉडी के अंदर से काफी सारा किलिंग इंटेंट बाहर आने लग जाता है। लेकिन तभी जो श्या होता है वो थोड़ा सा और नमक छिड़कते हुए कहता है अरे अरे छोड़ो तुम क्या वो छोटी छोटी बातें लेके बैठ गए। इसके सामने वो जो कल्टीवेशन स्टोन वाली बात थी वो तो कुछ भी नहीं है। ये बंदा अपने क्लैन का लेजेंडरी कल्टीवेशन स्टोन वहाँ पे पीछे छोड़ के भाग गया था और वो कल्टीवेशन स्टोन अभी हमारे काम आ जाएगा, चलो छोड़ो तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। जैसे ये चीज बाकी लोग सुनते हैं कि इमोर्टल पैलेस का जो लेजेंडरी कल्टीवेशन स्टोन है वो इस वक्त श्याओ के पास है, सब लोग के कान बुरी तरीके से खड़े हो जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। ये बात सुन के इमोर्टल पैलेस इनहेरिटेंट को सही में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो इंस्टेंटली एक बर्ड का फॉर्म ले लेता है जिसके अंदर उसके लगभग 9 सर होते हैं। एंड इन सारे 9 सरों के अंदर से डार्क ब्लैक कलर की लाइट बाहर आ रही थी एंड इसके फेदर्स भी पूरी तरीके से ब्लैक कलर के थे। ये इस वक्त देखने में काफी ज्यादा खूंखार लग रहा था और ये ऑरा भी काफी ज्यादा ब्रूटल लग रहा था। जिसको देख के जो श्याओ होता है वो एक जोर की दहाड़ मारता है और श्याओ भी अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। श्याओ इस वक्त ज़ुआंग रेज की एक ग्रेट डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी मदद से उसके भी लगभग 3 सर और कुछ 6 हाथ बाहर आ जाते हैं। यानी कि इस वक्त इसने भी एक बर्ड का फॉर्म ले लिया था। जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी सारे ग्रेट कोलिजन्स होता है। वो तो अच्छी बात थी कि ये लोग हवा के अंदर फाइट कर रहे थे, अगर ये लोग जमीन के ऊपर फाइट कर रहे होते तो अभी तक ये जो पूरी ग्रीन रेडियंट सिटी होती है ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती। इसके कुछ ही टाइम के बाद जो इमोर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट होता है वो अपनी वो जो 9 हेडेड बर्ड वाली बॉडी होती है उसको स्प्लिट कर देता है। यानी कि इस वक्त वो जो बर्ड था वो कुल मिला के 9 ग्रेट डेमोनिक डिटीज के अंदर स्प्लिट हो गया था। भाई अपने श्याओ को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो एक जोर की दहाड़ मारता है और आसपास के सारे क्लाउड इन लोगों की छत के ऊपर आ जाता है। यानी कि इस वक्त वो अपनी थंडर गॉड वाली एबिलिटी यूज कर रहा था। इस अटैक के अंदर उसकी जितने भी वो 9 ग्रेट डेमोनिक डिटीज की बॉडी थी वो सबकी सब पे ली जाती है। इनमें से जो ओरिजिनल बॉडी थी वो अपने वॉइड एल्बर्ट की मदद से स्पेस के अंदर एक क्रैक क्रिएट कर लेती है और उसके अंदर छुप के अपने आप को बचा लेती है। तभी हम लोग को एक चीज देखने के लिए मिलती है, वो जितने भी 9 बॉडी जो कि इस वक्त मर चुकी थी वो वापस से रिकम्बाइन होती है। यानी कि वो पहले पूरी तरीके से खत्म हो गई थी लेकिन वो वापस से रीअपियर हो जाती है। इसको देख के श्याओ समझ जाता है और वो कहता है तो तुम्हारी 9 हेडेड डीमन बॉडी है जो कि पूरी तरीके से अनडाइंग है। यानी कि गाइस ये जो बंदा है ये 9 बार मर के वापस से जिंदा हो सकता है। मतलब ये जो एबिलिटी है कितनी ज्यादा खतरनाक है कि कोई बंदा 9 बार मर के वापस से जिंदा हो सकता है। हाँ बट ये बात अलग है कि हर बारी के साथ वो थोड़ा थोड़ा करके कमजोर होता रहेगा, लेकिन गाइस सोचो इस तरीके से तो ये बंदा कभी मर ही नहीं सकता क्योंकि इसके जैसे टाइम होते हुए भागना काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड जब इन लोगों के पास भागने के लिए 9 मौके हो तब तो बात ही अलग है। इसके तुरंत बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इमोर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट जो होता है वो हेवन कैलेमिनिटी लाइट का इस्तेमाल करता है। वही जो श्याओ होता है वो अपनी मैजिकल इम्यूनिटी के साथ आगे बढ़ता है और साथ ही साथ वो उसकी बाकी की 9 बॉडीज के ऊपर दोबारा से अटैक करता है। उसके अटैक्स की वजह से वो जो 9 बॉडीज थी वो वापस से डिसअपियर हो जाती है, लेकिन तभी फाइनल बॉडी इसके मुंह के ऊपर एक मुक्का मार देती है। वो बात अलग है कि ये मुक्का इससे पहले श्याओ के मुंह पे लगता, श्याओ अपने मुक्के के साथ इसके मुक्के को रोक लेता है। बस इतना ही नहीं, ये जो बंदा होता है ये मुंह से खून थूकते हुए पीछे की तरफ उड़ते हुआ जाता है क्योंकि इस वक्त जो श्याओ था उसने अपनी मैजिकल इम्यूनिटी का इस्तेमाल किया था और साथ साथ उसने भी अपनी हेवन कैलेमिनिटी लाइट का इस्तेमाल किया था। तो उसकी मदद से ये जो दोनों अटैक्स थे वो मिल गए थे और इस स्टेज के अंदर जो इमोर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट था उसी को नुकसान हुआ था। ये सीन देख के आसपास के जितने भी लोग थे वो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे क्योंकि किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वांग सही में इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने अपने मुक्के से इमोर्टल पैलेस इनहेरिटेंट को पीछे फेंक दिया और साथ ही साथ ये बंदा बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो गया। ये चीज देखे इवन जो श्याओ था वो खुद भी काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि श्याओ को भी नहीं लगा था कि उसका ये
ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल तरीके से हो जाएगा। उसकी मैजिकल इम्यूनिटी ने उसकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लिया, वही उसकी हेवन कैलेमिटी लाइट ने सामने वाले बंदे को पछाड़ के रख दिया। जो इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट था वो तुरंत अपनी सेकंड टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिसका नाम था मल्टी आर्म ह्यूमन इमॉर्टल, जिसके अंदर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जो स्ट्रेंज बर्ड था अभी ना कि सिर्फ उसके 9 सर आ गए थे बल्कि उसके काफी सारे हाथ भी आ चुके थे। वो अपने 9 हाथों से कुछ सिंबल्स को फॉर्म करता है और उन सिंबल्स को बनाते हुए वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक यानी कि ह्यूमन इमॉर्टल इम्प्रिंट का पावरफुल अटैक प्रोड्यूस करता है, जो कि काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड प्रीशियस टेक्निक थी प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर। शायद से इमॉर्टल पैलेस की वन ऑफ द प्रोटेक्टिंग आर्ट यानी कि ये बस कुछ ही लोगों के पास थी। ये चीज देख के बाकी सब लोगों को समझ आ गया था कि ये जो इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट है ये कितना ही ज्यादा गुस्सा है शियाओ के ऊपर कि वो अपनी लेजेंडरी सेक्ट की टेक्निक से इस्तेमाल कर रहा है। जो शियाओ होता है वो भी अपने बॉडी के अंदर थोड़े से चेंजेस करता है। इस वक्त उसके जो 3 सर थे और 6 आर्म थे वो काफी ज्यादा बड़े बड़े हो गए थे और साथ ही साथ इस बड़े से बीस्ट के पीछे कुंगपेंग विंग्स भी आ गए थे। एंड जो कुंगपेंग विंग्स थे ये 2 पिंग्स नहीं थे यानी कि ये 3 पेयर ऑफ विंग्स थे। वैसे तो ये जो भी हाइब्रिड क्रिएचर बन रहा है ये मुझे सोच के काफी ज्यादा अजीब लग रहा है कि एक बड़ा सा बर्ड जिसके बहुत बड़े बड़े 3 सर हो, यहाँ तक तो समझ आता है, लेकिन फिर उसके 6 आर्म्स भी बाहर आ गए और अभी उसके 6 आर्म्स के साथ साथ उसके लगभग 3 पेयर ऑफ जो कुंगपेंग विंग्स होते हैं वो भी बाहर आ गए। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये जो प्रजाति है बिल्कुल न्यू है मार्केट के अंदर। वही जैसी इन दोनों की टेक्निक्स इस बार टकराती है तो डेफिनेटली इस बार जो सामने वाला बंदा था यानी कि इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट वो थोड़ा सा अपर हैंड के अंदर था, लेकिन जैसे शियाओ को लगता है कि वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है तो वो तुरंत अपनी लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है जिसके मदद से वो एक वापस से एक नई टेक्निक बना लेता है। इस वक्त जो इन दोनों ने फॉर्म ले लिया था ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। शियाओ की जो कुंगपेंग विंग्स है उन्होंने आसपास के पूरे वर्ल्ड को फाड़ के रख दिया था। वही ये जो इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट है इसने अपनी ह्यूमन इमॉर्टल इम्प्रिंट का इस्तेमाल किया था, उसने पूरे आसमान को चकाचौंध कर दिया था। इनके जैसे अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं ये दोनों के दोनों पीछे की तरफ उड़ते हुए जाते हैं और दोनों के मुंह से काफी सारा खून आता है और नाक में से भी। आसपास के लोगों का तो पूरी तरीके से मुंह बंद हो गया था, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ बोल सके। सब लोग जगह पे खड़े खड़े मूत रहे थे अपनी चड्डियों के अंदर। बिकॉज इस वक्त इन लोगों के सामने 2 राक्षस आपस में लड़ रहे थे जिनको रोकना पूरी तरीके से मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो क्योंकि थी वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट जो है वो शियाओ की टक्कर का होगा। लेकिन जैसी इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट की जो दोनों बॉडीज है वो मर्ज हो गई है उसके बाद वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल हो गया और वो शियाओ को एक हेड ऑन टक्कर दे रहा है। वो सोचती है कि इस वक्त अगर शियाओ की जगह पे कोई और होता वो डेफिनेटली स्टार्टिंग में ही मारा जाता, इवन उसकी सोल भी नहीं बचती। वही यहाँ पे जितने भी बाकी के लोग थे उन लोगों के लिए तो इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट भी भगवान था। जब से उसकी दोनों बॉडी आपस में मर्ज हुई थी उनको बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता था कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई होगा जो इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट के बराबरी का होगा। इस वक्त जिस तरीके से शियाओ उसके साथ फाइट कर रहा था इन लोगों का ये भ्रम भी टूट चुका था। हम लोग को इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट देखने के लिए मिलता है क्योंकि थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि जो हमारा डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था उसने भी उसे काफी ज्यादा भड़का दिया था, लेकिन फाइनली अभी ये थोड़ा सा काम होने लग गया था। पहले तो उसने अपने सपने के अंदर भी नहीं सोचा था कि जो शियाओ है वो लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल निकल जाएगा, लेकिन अभी वो इतना ज्यादा पावरफुल निकल चुका है तो उसे शांति के साथ काम लेना पड़ेगा और शियाओ की कोई वीकनेस ढूंढनी पड़ेगी। वही दूसरी तरफ जो शियाओ था वो भी यही काम कर रहा था। इसके बाद अचानक से शियाओ के बैक के ऊपर जो कुंगपेंग विंग्स होते हैं उनका साइज और ज्यादा बड़ा हो जाता है और पूरे आसमान के अंदर शियाओ के कुंगपेंग विंग्स नजर आ रहे थे। ये लोग वापिस से एक दूसरे की तरफ पागल कुत्ते की तरह झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जो इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट था उसके भी बैक के अंदर से काफी सारी स्कारलेट मल्टी कलर लाइट बाहर आ रही थी कि लेजेंडरी ट्रू फिनिक्स विंग्स थे। ये कंप्लीट मूव था लेकिन स्टिल इसके बाद भी जो ट्रू फिनिक्स प्रीशियस टेक्निक है ये बस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लूज मूव्स के अंदर से है। यानी कि ऐसा समझ सकते हो जहाँ पे कुंगपेंग विंग्स लेजेंडरी विंग्स के अंदर से एक आता है तो ये जो ट्रू फिनिक्स प्रीशियस विंग्स है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये थोड़े से लेजेंडरी के नीचे वाली कैटेगरीज के अंदर आता है क्योंकि ये बंदा जानता था कि विंग्स के अंदर वो शियाओ की बराबरी नहीं कर सकता, तो इसलिए साथ साथ वो अपनी एक एशियन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जिसका नाम इमॉर्टल किंग 9 सील्स था। एक्चुअली ये एक केज था जो कि वॉइड के अंदर क्रिएट किया जा रहा था। ये केज वो जानबूझ के बना रहा था ताकि वो शियाओ को इसके अंदर ट्रैप कर सके, इस केज की मदद से थोड़ा बहुत तो उसके पावर को लिमिट कर सके। अचानक से हम लोग को देखने के लिए मिलता है वॉइड के अंदर काफी सारे बड़े बड़े पेड़ अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये पेड़ पूरी तरीके से थंडर से बने हुए थे एंड ये शियाओ को अपने अंदर कैप्चर करने की कोशिश करते, लेकिन जो शियाओ होता है वो अपनी कुंग और पैंग इन दोनों को पूरी तरीके से अपनी फुल मैक्स पोटेंशियल के अंदर लेके जाता है। कुंग और पैंग इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो टेक्निक बनी थी वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक थी। इसके बाद वापस से इन लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा कॉलिजन होता है और इस कॉलिजन के अंदर ये दोनों के दोनों बाहर फेंके हुए चले जाते हैं और इस टाइम दोनों को डैमेज हुआ था। इस वक्त देखा जाए तो इन दोनों की जो टेक्निक्स और जितनी भी पावर लेवल और जितनी भी बाकी की चीजें थी वो सारी एक सिमिलर लेवल के ऊपर आ चुकी थी, जिसके वजह से इन लोगों के सारे मैचेस बार बार ड्रॉ होते हुए दिख रहे थे। इसके बाद जो इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट होता है वो एकदम से शांत होता है और एकदम से उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो फुल फॉर्म में आ जाती है, यानी कि
उसकी बॉडी का कन कन काफी ज्यादा बुरी तरीके से बर्न हो रहा था, इवन उसका फ्लैश भी बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। इस वक्त वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से अपनी फुल पोटेंशियल के ऊपर यूज करने की कोशिश कर रहा था और एक फाइनल अटैक के लिए तैयारी कर रहा था। वही जो श्याओ था उसको इन सब चीजों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ जो श्याओ की बॉडी थी वो भी जलना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी भी उसके मैक्स पोटेंशियल के ऊपर आने लग जाती है। लेकिन तभी श्याओ को कुछ तो भी अपनी बॉडी के अंदर से फील होता है। को ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी अंदर से गर्म हो रही है और उसकी बॉडी के अंदर से एक अलग ही लाइट बाहर आ रही है। वो एक तरीके से एक जलता हुआ फर्नेस बन चुका था। क्या वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ तो भी धुंधुनी सी दौड़ रही है और सडनली उसको फील होता है ये बिल्कुल वही फीलिंग है जैसे कि डेजा वू के अंदर हुई थी। यानी कि जब श्याओ ने वो लाइटनिंग हेवनली ट्राइब्यूलेशन को पास किया था और जब वो अपनी डीप स्लीप के अंदर चला गया था एंड जब वो अपनी डीप स्लीप से बाहर आया था तो उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आई थी। वो जैसी भी फीलिंग हो लेकिन वो काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग थी। उसे पता चलता है कि उसकी सुप्रीम बीइंग ब्लड के अंदर कुछ तो भी हलचल हो रही है। वो देखता है कि उसके ब्लड के अंदर कुछ तो भी अजीब सी चीज है जो कि काफी ज्यादा चमक रही है। ये जो स्पार्कल जैसी अजीब सी चीज है जो कि चमक रही है धीरे धीरे करके उसके पूरे ब्लड के अंदर फैल रही है और उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही है। एकदम से उसे ऐसा फील होता है कि जो उसका हेवन एंड पहले थोड़ा सा बाकी रह गया था, यानी कि वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था, वो अचानक से पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसका जो कॉम्प्रहेंशन है वो और ज्यादा डीप हो गया, यानी कि ये एक ब्रेक थ्रू जैसे समझ सकते हो जिसके अंदर अचानक से जो श्याओ की एनर्जी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी एंड श्याओ इस वक्त डेफिनेटली एक होल न्यू लेवल के ऊपर जा चुका था। इस वक्त उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर की कोई हिडन सीक्रेट टेक्निक है वो अचानक से पूरी तरीके से टर्न ऑन हो चुकी है। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये बैटल के बीच में इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन जो भी हो रहा था काफी अच्छा हो रहा था। कि गाइस जो श्याओ के बॉडी के अंदर जो सुप्रीम बीइंग ब्लड था वो पूरी तरीके से रिवाइव नहीं हुआ था। जब श्याओ मर गया था उसके बाद ये उस टाइम थोड़ा सा अपग्रेड हुआ था एंड सेकंड टाइम जब उसने लाइटनिंग रिवोल्यूशन किया था तब उसके अंदर कुछ और चेंजेस आए थे। लेकिन इस वक्त जब श्याओ ने फुल पोटेंशियल के अंदर फाइट कर रहा था तो एक बार फिर से इसके अंदर कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले थे। भाई जो इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट होता है वो कहता है जितना दम लगाना है लगा लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मैं ऑलरेडी इमॉर्टल एनर्जी को अपने अंदर कॉम्प्रहेंड कर चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सब चीजें तुम्हें बताने की जरूरत है क्योंकि एट द एंड तो तुम मरने वाले हो। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो इमॉर्टल एनर्जी है जब इसको आप यूज करते हो तो इसका जो कंजम्पशन रेट होता है वो काफी ज्यादा होता है। वो जो श्याओ होता है वो हंसता है और वो काफी ज्यादा काम होता है क्योंकि उसका जो सुप्रीम ब्लड था उसके अंदर वापिस से बहुत टाइम के बाद एक अपग्रेड देखने के लिए मिला था, जिसके बाद वो अपने आप को एक अलग ही लेवल के ऊपर समझ रहा था। और जैसे इस वक्त श्याओ अपनी हेवन हैंड का यूज करता है तो वो पूरी तरीके से अपीयर होता है एंड साथ ही साथ वो अपने रिकॉग्निशन टेक्निक को भी इसके साथ मिला देता है, जिसके कारण ये जो अटैक होता है वो पूरी तरीके से फ्लॉलेस बन जाता है। श्याओ कहता है अरे अरे तुम क्या कह रहे थे, इमॉर्टल टाओ विप स्मिथ, ये तुम्हारा जो भी अटैक था इस वक्त तुम मरने वाले हो। श्याओ के अंदर से जो ब्लड एनर्जी होती है वो इंस्टेंटली इतनी ज्यादा प्रेशर के साथ बाहर आती है कि आसपास का जो ऑरा होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे श्याओ का बाप यहाँ पे आ चुका हो, लेकिन यहाँ पे श्याओ ही था जो कि एक तरीके से पूरी तरह से रिबॉर्न हुआ था। डेफिनेटली वो पहले के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। जैसे श्याओ अपना ये अटैक इमॉर्टल पैलेस की तरफ फेंकता है तो उसकी जो प्रीसियस टेक्निक थी जो भी उसने इमॉर्टल विप्स के थ्रू बनाई थी, कंडेंस की थी, वो पूरी तरीके से स्कैटर कर जाती है, यानी कि फट जाती है और साथ ही साथ इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट भी दूर उड़ते हुए जाता है, खून की उल्टियां करते हुए रोल बैक होते हुए पीछे की तरफ उड़ते हुए जा रहा था। साथ ही साथ ये जो बंदा था इसके बॉडी के अंदर की जितनी भी हड्डियां थी वो काफी सारी टूट चुकी थी। उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि श्याओ अचानक से इतना ताकतवर कैसे बन गया। इवन थॉट इस वक्त उसकी जो ड्यूल बॉडी थी वो पूरी तरीके से मर्ज हो चुकी है, तो उसे ऐसा लगता था कि वो पूरे हेवन और अर्थ के अंदर अनराइवल हो चुका है, यानी कि शायद ही कोई होगा जो कि उसे टक्कर दे पाए। लेकिन इस वक्त श्याओ ने इसका कुत्ता बना दिया था। लेकिन जो श्याओ के बॉडी के अंदर की जो एनर्जी थी वो टोटली पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर जाती जा रही थी और वो एनर्जी काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी एंड इस वक्त जो श्याओ था वो लगभग एक डीमन बन चुका था। श्याओ अपना हाथ हिलाता है और जो इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट की आधी बॉडी होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। तब आप सोच सकते हो कि ये किस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। जस्ट अपने एक रैंडम हैंड मूव की मदद से उसने इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट की बॉडी को ब्लास्ट कर दिया। इसके साथ जीतने के लिए उसे कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। भाई इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट को इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके साथ इस तरीके से हो रहा है। वही श्याओ ने क्योंकि अपने रिकॉग्निशन टेक्निक का भी इस्तेमाल किया था तो उसकी बॉडी आधी फट तो चुकी थी, बल्कि वो धीरे धीरे करके बूढ़ा भी होते जा रहा था। श्याओ के हेवन हेड की मदद से उसकी आधी बॉडी ब्लास्ट हो गई थी। वही उसके रिकॉग्निशन टेक्निक की वजह से वो बूढ़ा हो रहा था और उसकी बॉडी पूरी तरीके से कोरोड हो रही थी। इस वक्त इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट का जो ब्लड था वो भी पूरी तरीके से काला हो चुका था जल के। वही दूसरी तरफ जो हुआंग था वो पूरी तरीके से काम था और उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था इन सब चीजों से। उसके आंखों के अंदर एक अलग ही चमक थी और बाल पूरी तरीके से खुल चुके थे। वो एक तरीके से एक डेमोनिक लॉर्ड लग रहा था। भाई इस वक्त जो इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट था वो काफी ज्यादा बुरी स्टेट के अंदर आ गया था, लेकिन जोर से वो चिल्लाता है और उसके चिल्लाती उसके बॉडी के अंदर से काफी सारी डार्क कलर की लाइट बाहर आती है और इसी के बाद वो वापस से रिफॉर्म हो जाता है।
यानी कि उसकी इंजरीज पूरी तरह से हील हो चुकी थी और इस वक्त पूरा का पूरा जो सन था वो भी ढक चुका था और पूरा आसमान काला हो चुका था। इसको देखते ही जो शिया होता है वो समझ जाता है और वो कहता है तो अच्छा, तो ये सही में एक 9 हेडेड अनडाइंग बर्ड बॉडी है जिसके पास लगभग लगभग 9 जिंदगी है। शिया होता वो काफी ज्यादा शांति से इस प्रोसेस को देख रहा था, वो बीच में इंटरप्ट भी नहीं करता क्योंकि शिया देखना चाहता था कि ये बंदा और कितना पावरफुल हो सकता है। इसके बाद वो जो इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट होता है वो अपनी विंग्स को मूव करता है और उसके विंग के अंदर से काफी सारे ब्लैक कलर के बर्ड एरोज बाहर आते हैं जो कि डिवाइन एरोज थे। वो शियाओ के ऊपर डायरेक्टली शूट आउट हो जाते हैं। वही जो शिया होता है वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर ही खड़ा होता है, वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है एंड जस्ट वो अपनी हेवनली पैसेज को बाहर निकाल लेता है और इन सब चीजों से प्रोटेक्ट कर लेता है अपने आप को। इसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अटैक था ये इतना ज्यादा पावरफुल था, ये फेदर्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इवन अगर किसी माउंटेन के ऊपर भी थ्रो किया जाए तो उस माउंटेन के चिथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन शियाओ के हेवनली पैसेज के सामने ये पूरी तरह से टूट मूट जाता है। वही शियाओ इस पर्सन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अच्छा तू अपने पंख खुद उखाड़ रहा है अपनी बॉडी से, तू पहले से ही पकने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। चल कोई नहीं, तेरे एक चेले का तो मैंने शरीर ऑलरेडी पकने के लिए लगा रखा है, एक बार तू मर जाए तो तेरे शरीर को भी पका लूंगा, ऐसे भी तेरा टेस्ट उससे ज्यादा ही अच्छा होगा। आफ्टर ऑल तू इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट जो है। ये सारी बातें सुन के इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो जोर से चिल्लाते, उसके चिल्लाते आसपास के सारे माउंटेन पूरी तरह से फट के चकनाचूर हो जाता है। इस वक्त ये बंदा भले ही काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन इसको पता नहीं कि इस वक्त ये अपने बाप के सामने खड़ा है। कि जो शिया होता वो टोटली अपने एक यूआई मोड के अंदर चला गया था, यानी एक डेमोनिक मोड के ऊपर। बंदे को इतना ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि इसकी दोनों बॉडीज के मर्ज होने के बाद भी वो इतना ज्यादा बुरी तरीके से हार रहा था। वो पहले भी एक बार काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार गया था, ये वो 3 क्राउन प्रिंस से आ रहा था। ये शायद से काफी ज्यादा पुरानी बात है, लेकिन उसके बाद इस बंदे ने अपने आप को काफी ज्यादा ट्रेन किया और अपनी दोनों बॉडीज को मर्ज कर दिया, जिसके बाद ये काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और इसे नहीं लगा था कि वो जिंदगी में कभी हारेगा। वो कहता है ना कि भैया कितना भी उड़ लो, एट द एंड जमीन के ऊपर तो लैंड होना ही है। इसी भी राइटर का मन पूरी तरीके से भर चुका है और अभी स्ट्रॉन्ग होने की बारी एमसी की है। शियाओ इस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, ए ज्यादा कुत्ते की तरफ भौंकने की जरूरत नहीं है, इवन तेरे पास 9 जिंदगियां होंगी, 9 लाइफ्स होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरे को 9 बार कुत्ता बना के मारूंगा। के बाद अचानक से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके जो ब्लैक फेदर्स होते हैं वो पूरी तरीके से उसके बॉडी से निकल जाते हैं और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिंग कवच बना लेता है क्योंकि उसके बॉडी से जुड़ जाता है। वही उसके बॉडी के ऊपर प्योर व्हाइट कलर के फेदर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे। इसके बाद ये बंदा अपने आप को वापस से इग्नाइट करने लग जाता है और अपनी बॉडी का फुल पोटेंशियल को यूज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये वापस से कुछ इमॉर्टल एनर्जी के डाव को यानी कि मिस्ट को अपने टेरिफाइंग प्रेशर के कारण समन कर लेता है। स्टिल झाड़ भर की इमॉर्टल एनर्जी से शियाओ का क्या ही उखाड़ लेगा। लोगों को लग रहा होगा कि इमॉर्टल एनर्जी वीक होती है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि इमॉर्टल एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल है कि इवन ये चीज अभी तक शियाओ के पास भी नहीं है और ये चीज शियाओ को फ्यूचर के अंदर मिलने वाली है। एंड जिस इसका एक कन कॉम्प्रहेंड करने के लिए आपको पता नहीं कितने लाइफ एंड डेथ के साथ सौदा करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि शियाओ ने इसकी कल्टीवेशन के वक्त पूरी तरीके से पुंगी बजा दी थी, जिसकी वजह से ये अपने आप को पूरी तरीके से कल्टीवेट भी नहीं कर पाया था। तो इस बंदे की तरफ देखता और कहता है, अच्छा तेरे अंदर इतना ही दम बचा है तो तू अभी मरने के लिए तैयार हो जा क्योंकि मुझे और वक्त तेरे ऊपर बर्बाद नहीं करना। जैसे ये शियाओ के वर्ड्स बाहर आते तो आसपास की ऑडियंस पूरी तरीके से शॉक हो जाती है कि शियाओ इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंस के सामने इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा था। यानी कि कोई बंदा सोच सकता है कि शियाओ कितना पावरफुल हो चुका है। द इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंस जिसका ऑलरेडी पूरी तरीके से दबदबा था अपर रिलम के अंदर, उसको फाइनली एक बंदा सप्रेस कर रहा है, वो भी कुत्ता बना के। सीन डेफिनेटली इन लोगों के लिए काफी ज्यादा हिस्टोरिकल था। के बाद इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट अपनी बची कुची जान पूरी लगाते हुए शियाओ के ऊपर अटैक करता है और उसके बॉडी के ऊपर एक डिवाइन आर्मर आ जाता है जो कि मल्टी कलर रेडियंस के साथ ग्लो कर रहा था। साथ ही साथ आसमान के अंदर से काफी सारी लाइट्स बाहर आ रही थी। वही शियाओ इसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो ये इमॉर्टल एनर्जी है लेकिन स्टिल तुम ट्रू इमॉर्टल बिल्कुल भी नहीं हो, तो मरने से पहले ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है और शांति से मर जा। जिसके बाद जो शिया होता है वो अपना हैंड सिंबल बनाता है। शियाओ का ये हेवन एंड इतना ज्यादा पावरफुल होता है और इसका साइज इतना बड़ा होता है कि पूरा अर्थ और हेवन पूरी तरीके से सप्रेस हो जाता है। तो इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट को पता चल गया था कि शिया उसके औकात के बाहर जा चुका है, लेकिन स्टिल उसके बाद भी वो अपने ईगो को फॉलो करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है अचानक से एक ग्रीन कलर की लाइट आती है जो कि पूरी तरीके से चारों तरफ फैल जाती है। एंड ये जो लाइट होती है इतनी ज्यादा कोरी सी होती है कि आसपास के जितने भी बंदे होते हैं वो इस लाइट के कारण मरना शुरू हो जाते हैं और जो लोग नहीं मर रहे थे उनकी पूरी बॉडी में पेन होने लग जाता है, यानी कि उनकी पूरी बॉडी कुरोड़ होने लग जाती है, सड़ने लग जाती है। शियाओ इस चीज को देखता है वो एकदम से चौकन्ना होता है। वैसे तो शियाओ के हेवन हैंड ने इस लाइट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर लिया था, स्टिल वो थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन के अंदर आ जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि ये क्या है, ये कॉपर रस्ट है इमॉर्टल पैलेस का और इसी चीज से शियाओ पहले भी इन्फेक्ट हुआ था और इसी के कारण शियाओ पहले भी मरा था। अगर ये चीज एक बार किसी के बॉडी के अंदर चले जाए तो उस बंदे का जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। जब शियाओ लोअर रिलम के अंदर इसके कारण मरा था तो उसे लगभग 1 साल तक जिंदा लाश बन के रहना पड़ा था। इसके बाद इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट देखता है कि शियाओ को कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो वापिस से अपने आंखों को बंद करता है और कुछ सूत्रास को पढ़ता है, यानी कि कुछ मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद के आसपास भी काफी सारी इमॉर्टल लाइट आ जाती है जो कि उसकी पूरी बॉडी को कॉइल कर लेती है और साथ ही साथ ये जो कर्स पावर थी कॉपर की ये भी उसके अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है।
तो ये बंदा अपनी मैजिकल पावर यानी कि इमॉर्टल पावर को अपने उस कर्स के साथ इस्तेमाल कर रहा था, के कारण इवन जो वॉइड होता है वो भी पूरी तरीके से सड़ने लग गया था। जो शिया होता है वो अपना हेवनली पैसेज का इस्तेमाल करता है ताकि वो सबसे पहले इस ग्रीन कॉपर रस्ट को अपने से दूर रख पाए। उसी के बाद जो शिया होता है वो अपने हाथों को एक डिवाइन लाइट से कवर कर लेता है और वो जो ग्रीन कॉपर रस्ट था यानी कि वो कर्स वो उसको अपने 2 फिंगर्स के अंदर पूरी तरीके से पकड़ लेता है और समेट लेता है और कहता है क्या तुम्हारा तमाशा खत्म हुआ या फिर तुम्हारे पास और कुछ और स्टेप्स बचे हुए। इस वक्त जो इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट था उसका फेस पूरी तरीके से पेल हो चुका था और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया था शियाओ ने। अभी इस बंदे के अंदर ईगो नाम की कोई चीज बच गई नहीं थी। चारों तरफ सब लोगों को समझ आ गया था कि इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट अभी मरने वाला है। के बाद जो शिया होता है वो वापस से अपना एक लूज मूव यूज करता है और वापस से उसकी बॉडी के अंदर का वो जो इमॉर्टल ब्लड होता है वो पूरे बॉडी के अंदर से थनथरासा हुआ उसके बाहर आता है और वो एक जोर का मुक्का मारता है और एक ही मुक्के के अंदर ये जो इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट होता है वो वापस से मर जाता है। क्योंकि ये बंदा इमॉर्टल पैलेस से है और इसके पास एक इमॉर्टल बॉडी भी है तो डेफिनेटली इसके पास 9 जिंदगी है, लेकिन हर जिंदगी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा वीक होते रहेगा। के कारण उसकी वो जो टूटी फूटी बॉडी थी वो एक बार वापस से रिकम्बाइन हो जाती और वो पहले की तरह ठीक हो जाता है। इस वक्त सभी लोगों को पता चल गया था कि इस बंदे के पास 9 हेडेड बर्ड है यानी कि उसके पास 9 जिंदगी है, 9 लाइफ्स है। जो शिया होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है चलो ये भी ठीक है, वैसे भी तुमने 9 बार मारने के बाद कम से कम तुम्हें मेरे और अपने बीच का फर्क तो पता चलेगा, तुम्हें लाइफ एंड डेथ के बीच का डर पता चलेगा क्या होता है। के बाद जो शिया होता है वो बार बार इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट को बजाते रहता है और उसका पूरा खून पूरी तरीके से आसमान के अंदर बारिश की तरह बरस रहा था। बंदे का सही में शियाओ ने पूरी तरीके से कुत्ता बना दिया था। बाद एट द एंड जो शिया होता है वो इस बंदे का जो पॉइजन था यानी कि ग्रीन कॉपर वाला वो इसका पॉइजन इसी के ऊपर इस्तेमाल कर देता है, जिसके कारण इसकी पूरी बॉडी कुरूड होने लग जाती है और एक के बाद एक उसके बॉडी ऑर्गन्स दूर होने लग जाता है यानी कि वो वापिस से फट जाता है पूरी तरीके से। और वही शिया इसकी तरफ देखते हुए कहता है यानी कि ये जो 9 लाइफ्स वाली थ्योरी है ये बस एक थ्योरी है, तुम्हारे पास असल में देखा जाए तो बस 5 जिंदगी है, बाकी की जिंदगी है तो बस नाम के लिए है, क्योंकि 5 जिंदगियों का इस्तेमाल करने के बाद बाकी की जिंदगी में तुम काफी ज्यादा पावरलेस हो जाते हो। बट स्टिल ये बंदा कहा हार मानने वाला था, अपने पिछवाड़े के अंदर बचा कुचा दम लेके वापिस शियाओ के ऊपर अटैक करता है, बट स्टिल इस बार भी ये पिला जाता है। वही चारों तरफ सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये जो इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट है जो कि एक टाइम में एक ब्रांड था, एक टाइम में 3000 प्रोविंसेस के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यंग सुप्रीम बीइंग माना जाता था, वो मारा गया। लेकिन उन लोगों को फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये इस तरीके से कैसे मर सकता है। इस टाइम तक चारों तरफ हम लोग को एक सन्नाटा सा देखने के लिए मिलता है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद सब लोग वापस से पहले की तरह रिकवर हो जाता है और एक बार फिर से चारों तरफ पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है, क्योंकि डेफिनेटली ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। साथ ही जो बात होती है ये इतनी तेजी से फैल रही थी कि धीरे धीरे करके छोटे मोटे शहरों के अंदर भी फैलना स्टार्ट हो गई थी। वही हमें शियाओ देखने के लिए मिलता है जो कि इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट की तरफ देखता है और कहता है कि इस बंदे का ये जो खून है ये लाल होने के बाद भी पूरी तरीके से सिल्वर कलर का क्यों चमक रहा है। और इस चीज से वो मनी मन सोचता है कि जो इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट है ये डेफिनेटली 9 हेडेड बर्ड ब्लड लाइन से तो था, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ साथ उसके ब्लड के अंदर कोई और लिंकेज भी थी जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल ह्यूमनॉइड क्रीचर से थी। इसके बाद वो बची कुछ चीजें उठा लेता है जो कि उसको उसकी डेड बॉडी से मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको एक जेड कंटेनर भी मिलता है जिसके अंदर जैम लाइक ब्लड था, यानी कि कुछ ज्यादा ही चमकीला खून। ये जो खून है ये कब और किस काम आता है वो तो हम लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। जो शिया होता है वो उस ब्लड को देख ही रहा था, तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अचानक से एक स्वॉर्ड लाइट इंटेंट काफी ज्यादा तेजी शियाओ की तरफ उड़ते हुए आता है। वो डायरेक्टली शियाओ के हेड की तरफ टारगेट किया गया था, बट शियाओ की जो मूवमेंट और सेंसेस थे वो एक्सट्रीमली काफी ज्यादा शार्प थे, इसलिए जो शिया होता है वो तुरंत इस अटैक को डॉज कर लेता है। जैसे ही शियाओ तेजी से मूव करता है तो उसकी बस एक आफ्टर इमेज वहां पे रह जाती है जिसको वो जो डिवाइन स्वॉर्ड होती है वो काट के रख देती है। ये जो डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग इंटेंट था ये काफी ज्यादा पावरफुल था। ये किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा पावरफुल था ऐसा लग रहा था जैसे कि इसने इससे पहले लाखों करोड़ों लोगों की जान ली हो। शिया को वो बंदा भी दिख जाता है जिसने ये अटैक किया था, लेकिन अभी वो ऐसे भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जो शिया होता है वो अपने वॉइड हेलबर्ट से स्पेस के अंदर एक चीरा मारता है और उसी चीरे से डायरेक्टली इस पर्सन के सामने आ जाता है। तुम तो हेवनली कंट्री से हो, मैंने तो तुम लोगों को टारगेट नहीं किया था, तो तुम इस तरीके से मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही जो सामने वाला बंदा होता है ये अधमरा हो चुका होता है, बट जो शिया होता है उसके डिवाइन सेंसेस काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए उसको भनक लग जाती है कि यहाँ पे और लोग हैं। जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ता है और उस बंदे की तरफ जाने वाला होता है तभी उसे देखने के लिए मिलता है उस बंदे को ऑलरेडी कोई और रोक चुका है, एंड ये बंदा और कोई नहीं बल्कि काओ जैनशिंग था, यानी कि वो लिटिल पैटी। एंड आप लोगों को पता होगा कि ये जो बंदा ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि ये बस 5 मार के लेवल 3 तक का फॉर्मेशन बना सकता है। एंड वही हम लोगों को यहाँ पे रैबिट गर्ल भी देखने के लिए मिलती है जो कि उसी बंदे के साथ खड़ी थी और उसने भी उस हेवन कंट्री एक्सपर्ट को रोक दिया था।
लेकिन तभी ये जो बंदा होता है ये तीसरी डायरेक्शन की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तीसरी डायरेक्शन में हम लोगों को ड्यूचैन देखने के लिए मिलती है जो कि ऑलरेडी अपनी ग्रीन लूनर फ्लेम को समन करके बैठी थी। ऐसे तो ये जो बंदा था ये पहले से जानता था कि शियाओ उसके लिए अकेला काफी, अगर शियाओ उसके पीछे भागता तो वो आराम से उसे पकड़ सकता था। लेकिन अभी शियाओ के साथ साथ उसके 3 और यहाँ पे दोस्त आ चुके थे जो कि उसको पूरी तरीके से घेर चुके थे, तो यहाँ से जिंदा बच के जाने का कोई और रास्ता तो था ही नहीं। जिसके बाद जो फाइनली शियाओ होता है वो पीछे से एक हीरो वाली एंट्री मारता और कहता है, अच्छा तो तुम अभी इस वक्त खुद को मारना ज्यादा पसंद करोगी या परलोक तक जाने का रास्ता मैं तुम्हारे लिए खोल दूं। तभी ये जो हेवन कंट्री की डिवाइन लेवल की एक्सपर्ट होती है ये खुद को ही अपने आप को मार लेती है, बिकॉज ये काफी अच्छी तरीके से जानती थी कि यहाँ से जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं बच के जा सकती, तो इसका मरना तय। फाइनली इस लड़की का भी खेल खत्म हो जाता है। जिसके बाद जो शिया होता है वो लिटिल रैबिट की तरफ देखता है। दूसरे डायरेक्शन के अंदर काऊ जुशांग यानी कि वो मोटा लड़का और क्विंग ये भी खड़ी थी। शिया उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा सही टाइम पे आए हो, मैंने अभी अभी अपना बैटल फिनिश किया है और तुम लोगों के लिए ऑक्टेट ट्रेजर हाउस के अंदर ऑलरेडी काफी सही चीज पकड़ी है। इसके बाद जो शिया होता है वो ऑक्टेट ट्रेजर हाउस की तरफ देखता है और कहता है, बॉस क्या वो गोल्डन विंग पैंग कैसरोल पक चुका है? हाँ सर आप आ सकते हो, वो बिल्कुल आपके लिए तैयार है। तभी शिया उसकी तरफ दिखता है और कहता है, अच्छा सुनो मेरे कुछ और दोस्त आए तो उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी व्यवस्था करा दो, दारू पानी सुट्टा सब होना चाहिए। के बाद हमें फाइनली जो शिया होता है वो अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर देखने के लिए मिलता है जिसके साथ उसके दोस्त भी बैठे हुए थे। वही उन लोगों के सामने गोल्डन विंग पैंग पड़ा हुआ था रोस्ट होके। रैबिट गर्ल शिया की तरफ देखती है और कहती है, देखो मैं बस घास फूस खाती हूँ, मुझे नॉनवेज वगैरह नहीं पसंद। शिया और लिटिल पैटी यानी कि वो मोटा लड़का वो दोनों के दोनों एक साथ उस लड़की की तरफ देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सही में चिकन नहीं पसंद? कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम जब शिया इन दोनों के साथ मिला था और वो पार्टी कर रहा था तो तब ये जो रैबिट गर्ल होती है काफी सारी शराब पी लेती है। इसके बाद ये चिकन तो ऐसे हड्डियां तोड़ तोड़ के खा रही थी, तब शायद ही इससे ज्यादा जंगली तरीके से कोई चिकन खा रहा होगा। ये इतनी ज्यादा भोली वाली सूरत बनाते हुए कह रही है कि वो चिकन नहीं खाती। उसकी तरफ देखता है और कहता है, अच्छा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हम लोग खा लेंगे। तभी वो जो रैपिड गर्ल होती है वो समझ जाती है और वो कहती है, मैं सही में चिकन नहीं खाती, तुम सब लोग पागल हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके तुरंत बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लड़की होती है वो यहाँ से होटल छोड़ के भागने लग जाती है और वो दूर दूर भागने लग जाती है। वो शिया इसके पीछे दौड़ता है इसे पकड़ने के लिए। ये जो लिटिल रैबिट होती है ये सामने वाले पहाड़ के ऊपर जंप करती है और उसकी जंप करने से वो पूरा पहाड़ मिट्टी के अंदर मिल जाता है। तो समझ जाता है कि ये इसका एक ऑर्डिनरी से अटैक है। असल में ये जो रैबिट गर्ल है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है गाइस अभी। एट द एंड जैसे तैसे करके शियाओ इस लड़की को पकड़ ही लेता है। जिसके बाद वो लड़की शियाओ की तरफ देखती है और कहती है, तुमने इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट को हटा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी मार दोगे। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं वो चिकन नहीं खाऊंगी, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। बाद जो शिया होता है वो चुटकी बजाता है और उसके हाथों के अंदर कुछ इमॉर्टल मेडिसिन आ जाती है यानी कि डिवाइन मेडिसिन की, जो कि शिया उसके मुंह में फेंक देता है। लिटरली ये जो लड़की होती है ये इन डिवाइन हर्ब्स को गाजर मूली की तरह खा जाती है। आसपास के लोग इस नज़ारे को देखते हैं तो डेफिनेटली उन लोगों का खून खौल उठता है क्योंकि डिवाइन मेडिसिन काफी ज्यादा रेयर होती है एंड ये उसे गाजर मूली की तरह खा रही है बिना उन्हें ऑब्जर्व किए। बाद फाइनली ये जो लड़की होती है शांत हो जाती है और ये सब लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर आ जाते हैं। एंड आने से पहले जो शिया होता उसने इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट की वो जो डेड बॉडी थी उसे पूरी तरीके से डिस्पोज कर दिया था यानी कि जला के राख कर दिया था ताकि वो दोबारा से जुड़ ना सके गलती से भी। वही हम लोग को 3000 प्रोविंसेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे मास्टर इकट्ठा थे। वही एक ओल्ड पैलेस मास्टर कहता है, अरे ये इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट ये तो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ना, और मैंने तो सुना था कि इमॉर्टल पैलेस के अंदर काफी ज्यादा कम लोग हैं लेकिन जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है। देखा जाए तो उनके जो डिसाइपल है वो कुछ सेक्ट लीडर से भी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ कुछ लेजेंडरी सेक्ट्स के अंदर इस सेक्ट का भी हल्का फुल्का नाम तो आ ही जाता है। इन लोगों के जो कनेक्शन है वो लेजेंडरी इमॉर्टल्स के साथ भी है। सही में हमने तो अपने सपने के अंदर भी नहीं सोचा था कि ये जो बंदा है ये इस तरीके से मारा जाएगा। इसके पास कितने सारे डिवाइन ट्रेजर्स थे जिससे वो अपनी जान बचा सकता था लेकिन एट एंड वो सारे के सारे पूरी तरीके से यूजलेस हो गए। ये जो बंदा था ये एक बारी के अंदर मरता तो बात अलग भी थी, लेकिन ये जो बंदा है ये 5 बारी मारा, वो भी शियाओ के हाथों में। तब जो शियाओ था उसने लिटरली इस बंदे को कुत्ता बना के मारा। इतनी ज्यादा बुरी बेइज्जती थी। जो इमॉर्टल क्लैन है उसने डी चोंग के साथ काफी सारी उम्मीदें लगाई थी कि वो बड़ा होके एक एम्परर बनेगा। इसलिए जो बंदा है ये हुआंग के द्वारा मारा गया। गाइस नोवेल के अंदर फर्स्ट टाइम इस बंदे का नाम रिवील हुआ है कि इस बंदे का नाम डी चोंग है। बट क्या फायदा, बेचारा इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट मरने के बाद फेमस हो रहा है। काफी सारे के सारे जो पैलेस मास्टर होते हैं वो इसी तरीके की बातें कर रहे होते हैं कि ये सही में काफी बड़ी ह्यूमिलेशन है इमॉर्टल पैलेस के लिए। एक बंदा जो कि लोअर इलम से आया है और अभी वो ग्रेट वेस्टलैंड के अंदर रह के इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि वो हायर इलम के अंदर भी पूरा हायर इलम को हिलाने की ताकत रख रहा है। लेकिन अभी आगे चीजें और ज्यादा खराब होने वाली है क्योंकि काफी सारे जीनियसेस ऑलरेडी इमॉर्टल एशियन हॉल के अंदर है। फाइनल ओपनिंग के अंदर फाइनली सब लोग वहाँ पे होंगे। कहीं ये जो हुआंग है ये कोई वहाँ पे प्रॉब्लम ना कॉज कर दे। हमें शियाओ देखने के लिए मिलता है जो कि अपने दोस्तों के साथ खाने की टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और यहाँ पे सारी चीजों को काफी ज्यादा सजा के रखा गया था। सिल्वर कलर के प्लेट के अंदर गोल्डन विंग पैंग को रखा गया था, वो भी रोस्टेड कलर के अंदर। तभी हम लोग को वो रैबिट गर्ल की भी शक्ल देखने के लिए मिलती है जिसके मुंह में पानी आ रहा था उस गोल्डन पिंक वैंग को देख के। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि ये जो लड़की है कितनी बड़ी झूठी है। 2
मिनट पहले ये बोल रही थी कि ये नॉनवेज नहीं खाती है, बस घास फूस खाती है। एंड अभी नॉनवेज को देखते हुए अपनी लार टपका रही है लिटरली। जब शियाओ और वो लिटिल फैटी इस चीज को देखता है तो वो दोनों के दोनों उसकी तरफ देख के हंसने लग जाते हैं। अपने मुंह से लार टपकाते हुए भी वो जो लड़की होती है वो कहती है, देखो मैं एक लिटिल रैबिट हूँ और मैं पूरी तरीके से वेजिटेरियन हूँ, मैं मांस मच्छी नहीं खाती, तो तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। भाई इस वक्त जो शियाओ का टेबल था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हम लोग को पॉट भी देखने के लिए मिल सकता था, जो कि होली वाइन का था, जो कि हम लोगों को पिछले एपिसोड के अंदर देखने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने शियाओ को देखते हुए कह दिया था कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और वो कुछ लेजेंडरी लोगों के लिए बुक करके रखा गया है। इस वक्त के लिए जो शियाओ था उससे ज़्यादा लेजेंडरी यहाँ पे कौन ही हो सकता था। इसलिए इस रेस्टोरेंट के अंदर जितनी भी अच्छी चीज़ें थी सारी की सारी शियाओ के लिए बुक कर दी गई थी। इनके टेबल के ऊपर पूरी तरीके से 56 भोगों को सजा के रखा गया था, जहाँ पे शियाओ, ट्विंगी और जो लिटिल फैटी था वो उस मीट को खाने ही वाले थे। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो रैपिड गर्ल होती है वो अचानक से काफ़ी सारी दारू पीना स्टार्ट कर देती है। दारू पीते ही ये पूरी तरीके से टल्ली हो जाती है और इसका मुंह पूरी तरीके से लाल हो जाता है, क्योंकि इसको स्माइल करते हुए देख रही थी। लिटिल सिस्टर, मैंने सुना है कि तुम्हें वेजिटेबल्स खाना पसंद है, तो यहाँ पे तुम बस दारू तो नहीं पीने वाली है, तो तुम्हारे लिए यहाँ पे हम लोगों ने और भी काफी सारी साइड डिश को मंगा के रखा है, अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी खाने का मन करे तो तुम खा सकती हो। ये जो शियाओ और जो लिटिल फैटी था ये दोनों के दोनों जानते थे कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि इनकी जो लिटिल सिस्टर थी यानी कि ये लिटिल रैबिट, ये ऑलरेडी इतनी ज्यादा पी चुकी था कि इसका मुंह पूरी तरीके से लाल हो चुका था। इस वक्त इसकी पूरी की पूरी नजर मीट के ऊपर थी और मीट को देख के पूरी तरीके से लार टपका रही थी। के बाद अचानक से उसके बड़े बड़े नाखून बाहर आ जाते हैं और वो बड़ी सी गोल्डन विंग पैंग की प्लेट खींचती है, जिसके बाद वो जंगलियों की तरह उस गोल्डन विंग पैंग को खाने लग जाती है। इस चीज़ को देख के तो इवन जो क्विंगी होती है वो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने कभी भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल स्नो वाइट रैबिट को इस तरीके से एक्ट करते हुए कभी नहीं देखा था। ये जो शियाओ और जो लिटिल फैटी होते हैं ये दोनों के दोनों हंस रहे होते हैं और शियाओ कहता है, एज एक्सपेक्टेड इससे ज़्यादा जंगली तरीके से शायद ही कोई खा सकता है। माशरूम शक्ल के ऊपर मत जाना, इसकी माशरूम शक्ल को देख के अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं। लोगों को याद होगा कि इवन अपना शियाओ भी स्टार्टिंग के अंदर जब इसे फर्स्ट टाइम मिला था वो धोखा खा गया था, और ये जो लड़की है ये शियाओ की होली मेडिसिन को खा गई थी। यहाँ पे सभी लोगों को एक और चीज़ पता थी कि जैसी ये जो लड़की है इसकी उतरेगी वैसे ये वापस से डिनाई करने लग जाएगी कि ये नॉनवेज नहीं खाती एंड इसने कुछ भी नॉनवेज नहीं खाया, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था वो इन लोगों को देख रहा था और इन लोगों को देख के उनको काफी ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि ये सारे के सारे काफी ज्यादा लजीज खाने का, और क्योंकि वो एक पत्थर जाति का है तो वो ये सारी चीजें नहीं खा सकता था। गाइस ये जो पत्थर है इसके अंदर इमोशंस पूरे के पूरे इंसानों वाले है, तो डेफिनेटली इसे काफी ज्यादा जलन हो रही थी, इसलिए कुछ डिवाइन स्टोन्स को पकड़ता है और उन्हें रैंडमली चबाना शुरू कर देता है। ये सारे के सारे टेबल के ऊपर बैठ के अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है कि इमॉर्टल एशियंट के अंदर इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ। वही दूसरी तरफ वो जो लिटिल रैबिट थी वो तो पूरी तरीके से जंगलियों की तरफ बस खाना ही पेल रही थी। जिसके बाद ये लोग आपस में बात करते हैं कि ये लोग बारी बारी से कहाँ जाने वाले अपने आइसोलेशन कल्टीवेशन के लिए। क्या बताता है कि उसे आइसोलेशन कल्टीवेशन के अंदर जाना होगा बिकॉज वो इमॉर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करना चाहता है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट भी इमॉर्टल एनर्जी को कल्टीवेट नहीं कर पाया था। इस चीज का एग्जांपल मैं आप लोगों को एक चीज से दे सकता हूँ कि वो जो बंदा है वो इतनी ज्यादा मेहनत, ज्यादा ताकत लगाने के बाद बस एक चिंगारी प्रोड्यूस कर सकता था। असली इमॉर्टल एनर्जी यानी कि आग, वो प्रोड्यूस करने की उसकी भी औकात नहीं थी। अभी आप लोग इमॉर्टल एनर्जी को आग के साथ मत जोड़ देना, ये तो बस एक एग्जांपल देने के लिए था। क्योंकि होती है वो शियाओ की तरफ देखती है और थोड़ी सी चिंता दिखाते हुए कहती है कि हेवनली कंट्री के एसिशियंस भी तुम्हें मारने के लिए आए थे एंड वो यहाँ पे आए थे तो डेफिनेटली किसी बड़े आदमी ने उनको यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए भेजा होगा, तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। भाई वो जो बेवड़ी वाइट रैबिट गर्ल होती है वो भी हाँ के अंदर मुंडी हिला देती है। तभी जो लिटिल फैटी होता है वो कहता है कि क्यों ना हम सब लोग क्लोज डोर कल्टीवेशन के अंदर जाए, वो भी साथ में, इस तरीके से हम लोग एक दूसरे की रखवाली कर पाएंगे। अगर किसी एक के ऊपर कोई आ जाती तो सबके सब उसकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। कि अभी मैं भी इस तरीके की कल्टीवेशन सीखना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी किलिंग फॉर्मेशन को अपनी बॉडी के ऊपर छाप सकूँ और अपनी सोल के ऊपर भी। शियाव ये चीज़ सुनता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन शियाव जानता था कि ये डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। ये बंदा पाद मार के 3rd लेवल की किलिंग फॉर्मेशन बना देता है जिसके अंदर से चॉटिक सॉर्ड एनर्जी निकलती है। उस मोटे से पूछता है कि यही तुम्हारा पाथ है, तभी वो मोटा कहता है कि नहीं नहीं ये तो बस मेरा फाउंडेशन है। के बाद मैं अर्थ की एनर्जी को और हेवन एसेंस को यूज करते हुए अपने डाउ कोर को नरिश करना चाहता हूँ, जिसके थ्रू मैं एक ग्रेट लिविंग फॉर्मेशन क्रिएट कर सकूं, जो कि मेरा सेकंड स्टेप है। And उसके बाद क्या होगा ये तो सही में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इवन मैं भी इस चीज के बारे में नहीं बता सकता। वो जो बेवड़ी रैबिट गर्ल होती है वो कहती है कि मेरा काम तो, मेरा डाव है कि मैं सारे टाइप की स्पिरिचुअल मेडिसिन को कलेक्ट करूँ और एक एक करके हर टाइप के स्पिरिचुअल मेडिसिन को खाऊं
और उसके सैंपल और उसके एसेंस के ऊपर मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँ। मैं कुल मिला के 10,000 ग्रास टाइप की कंडेंस मेडिसिन के ऊपर अपनी रिसर्च करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी नेचुरल डिवाइन बॉडी को बना सकूँ। जो रैबिट गर्ल थी, इसे हर टाइप की मेडिसिन को खाने की कोई जरूरत नहीं है। इवन अगर किसी तरीके की मेडिसिन को ये स्मेल भी कर लेती है और सेंस करके उसके ऊपर स्टडी कर लेती है, तभी भी इसके लिए वो चीज कारीगर होगी। रही बात क्विंगी की, तो वो थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि वो ग्रीन मून फ्लेम को इस वक्त कैरी कर रही है, जो कि एक इमॉर्टल फ्लेम है और वो किसी और की धरोहर है। वो बस उसे कैरी कर रही है। उसने उस फ्लेम को पाने के लिए उस फ्लेम के मालिक से एक डील की है, यानी कि कोई तरह का पैक्ट साइन किया है, एंड उसी के बेसिस के ऊपर ये लूनर फ्लेम उसे मिली है। अगर आप डिटेल के अंदर इस चीज के बारे में जानना चाहोगे कि क्विंगी को किस तरीके से ग्रीन मून फ्लेम मिली थी, तो इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं इस चीज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, फिर आप सेकंड चैनल के ऊपर जाके भी देख सकते हो। इसके बाद फाइनली ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब लोग साथ में कल्टीवेशन करेंगे, और वही शियाओ उन लोगों को अपनी कल्टीवेशन प्लेस के ऊपर लेके जाता है। स्टार्टिंग में इन लोगों को लगा था कि पता नहीं किस तरीके की डरावनी जगह पे अपना कल्टीवेशन कर रहा होगा, लेकिन शियाओ इन लोगों को एकदम से स्टार्टिंग प्लेस के ऊपर लेके जाता है, यानी कि जहाँ से ये लोग आए थे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है 3000 ब्लू स्टोन पाथ। ये लोग इस जगह को देखते तो ये लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि शियाओ सही में इस तरीके के मेथड का यूज कर रहा है कल्टीवेट करने के लिए। वो जो रैपिड गर्ल होती है वो शियाओ की तरफ देखती है और कहती है, अच्छा तो इसलिए तुम्हें रोस्टेड चीजें इतनी ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस जगह पे बैठ के तुम हर रोज अपने आप को रोस्ट करते हो, यानी कि अपने आप को पकाते हो। कहीं ना कहीं गाइस ये लड़की सही बोल रही है, क्योंकि शियाओ अपने आप को 3000 ब्लू स्टोन पाथ की फ्लेम से रोज पकाता है, यानी कि पूरी तरीके से जला देता है। एंड इवन इस प्रोसेस के अंदर ये इतना पेनफुल प्रोसेस है कि पता नहीं क्या ही बताओ आपको। जिन लोगों ने पुराने एपिसोड देखे होंगे उन लोगों को पता होगा कि ये बात सुन के शिया उस लड़की के सर पे टपली मार देता है, जिसके कारण वो जो लड़की होती है उसे जोर का दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिसके बाद वो शिया की तरफ काफी ज्यादा मर्डर इसलिए इंटेंट के साथ देखने लग जाती है। उसके बाद फाइनली जो शिया होता है वो अपनी कल्टीवेशन के लिए जाने वाला होता है, लेकिन जाने से पहले वो इन सब लोगों को वार्निंग दे देता है और वो कहता है कि मेरा जो आइसोलेशन कल्टीवेशन है वो एक्सट्रीमली डेंजरस है। जब मैं लास्ट टाइम अपने कल्टीवेशन को कर रहा था तब मैंने कुछ 2 तरीके के काफी ज्यादा अजीब इवेंट्स को फेस किया था, एंड इस बार जब मैं आइसोलेशन के अंदर दोबारा जाऊंगा तो मुझे पता है वापस से कुछ मिस्टीरियस होने वाला है, तो तुम सभी लोगों को मेरे से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। वही जो डिवाइन स्ट्राइकिंग शो होता है वो कहता है कि इस बार मैं इस जगह पे एक फॉर्मेशन बना दूंगा, ताकि इस बार अगर कोई भी तुम्हें मारने के लिए आए तो मैं डेफिनेटली उस बंदे को पकड़ सकूं। शिया को किस तरीके के अजीब तरीके के लोग मारने के लिए आते हैं ये भी उन लोगों को पता होगा जिन लोगों ने पिछले एपिसोड देखे हुए हैं। गाइस ऐसे समझ लो कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो इंसान नहीं होते, बल्कि वो शैतान होते हैं। शैतान कहने का मतलब है कि वो शियाओ जितने पावरफुल होते हैं, या फिर शायद से उससे भी ज्यादा। जो डिवाइन स्ट्राइकिंग शो होता है उसके पीछे वो जो लिटिल रैबिट, काओ यूशेंग और क्विंगी, ये तीनों की तीनों मुंडी हिला देता है। वही जो शिया होता है वो उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, लास्ट टाइम मैं बस अपनी जान को गवाते गवाते बचा था, मैं अपने आप को जिंदा बचा पाऊंगा या नहीं मुझे इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, तो मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूंगा। तभी जो काओ यूशेंग होता है यानी कि लिटिल पैटी, वो कहता है कि देखो आज नहीं तो कल हमें भी उसी रास्ते पे चलना है, तो क्यों ना हम सब लोग साथ में मिलके उस चीज को पकड़े और उसके ऊपर रिसर्च करे, वो हमारे लिए फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी, एंड मैं उस चीज के लिए अपनी किलिंग फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करूंगा। लिटिल रैबिट भी हाँ के अंदर हाँ मुंडी हिलाते हुए कहती है कि करेक्ट, हम सब लोगों के साथ हम आराम से उस चीज को पकड़ लेंगे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त शियाओ पूरी तरीके से स्पीचलेस हो गया था, तो वो कहता है ऑल राइट, चलो ठीक है एक ट्राई दे के देखते हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी उस चीज से थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर सच्ची में तुमने उस तरीके की किसी चीज को पकड़ लिया तो मैं भी डेफिनेटली जानना चाहूंगा कि वो चीज का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि वो क्या चीज है और वो कहाँ से आती है और उसका आने का मकसद क्या है। यही पे हमारा आज का ये जो एपिसोड होता है यही पे खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरे घर पे लाइट नहीं थी 2 दिन से, यानी कि कल भी लाइट नहीं थी और आज भी नहीं थी पूरे दिन भर। और दिन के टाइम वैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता भी नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है, तो रात के टाइम ही वीडियो बनाता हूँ। यही रीज़न है कि मैं 2, 3, 4 बजे के करीब वीडियो अपलोड करता हूँ इतने रात को। सो देखो आपके भाई को आप लोगों के लिए पूरी रात जागना पड़ता है, तो होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। कुछ लोगों को ये नोवेल समझ नहीं आ रही तो मैं उन लोगों को बोलूंगा कि सबसे पहले इसका एनिमेशन खत्म करो। एनिमेशन खत्म करने के बाद आपको इसके नोवेल के पार्ट्स मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, एंड मेरे सेकंड चैनल से नोवेल के पार्ट्स देखने के बाद इस चैनल के ऊपर आओ। जिस नोवेल को मैंने एक्सप्लेन किया वो नोवेल अच्छी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पूरे परफेक्शन के साथ किसी भी नोवेल को एक्सप्लेन करता हूँ। लोग मेरे से काफ़ी तब पुराने टाइम से जुड़े हैं उन लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग में मैं 2-2, 3-3 घंटे के एपिसोड डाल दिया करता था। इवन 4-4, 5-5 घंटे के भी एपिसोड मैंने डाल रखे हैं।
उस टाइम जो मैं रिकॉर्ड करता था वो पूरी तरीके से रैंडमली रिकॉर्ड कर देता था, के अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुआ करती थी एंड इवन थॉट वो सुनने में इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता था। बट अभी जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो प्रोफेशनल स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड करता हूँ, तो डेफिनेटली आधे घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करने में भी आराम से 2 ढाई 3 घंटे लग ही जाते हैं। 3 घंटे तक मुझे बिना पंखे और एसी के बैठना पड़ता है घर पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोग को पिछले एपिसोड्स के अंदर भी बता चुका हूँ। एक टाइम में पंखे और एसी के बिना तो बैठ भी जाए, लेकिन जो मच्छर काटते हैं ना वो तो अलग ही लेवल के है। आप लोगों को बताना चाहूँगा जो सेकंड नोवेल है उसके बारे में मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करके आप लोगों को बताऊंगा। डेफिनेटली 2 नोवेल स्टार्ट तो कर दूंगा, लेकिन फिर कंटिन्यू कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरी कुंडली के अंदर राहु केतु काफ़ी ज़्यादा भारी चलता है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो लास्ट की वीडियो होती है, जब वीडियो खत्म हो जाता है तो आप लोग स्किप कर सकते हो जिनको मेरी बकवास ना सुननी हो। काफ़ी टाइम तक वीडियो बनाते बनाते मैं बोर हो जाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, तो लास्ट में मुझे थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ बात करने का मन करता है। तो डेफिनेटली जो लोग बस नोवेल सुनने के लिए आते हैं वो लास्ट के पार्ट को स्किप कर दिया करो। हर वीडियो के अंदर लास्ट के जो 2 से 3 मिनट होता है वो मैं अपने बारे में कुछ ना कुछ बताता हूँ या फिर वीडियोस के बारे में बताता हूँ। स्टिल आज के लिए थोड़ी सी बकवास ज़्यादा हो गई, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। सेकंड चैनल का लिंक और कुछ इंपॉर्टेंट एपिसोड्स का लिंक जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।